साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आपको मालूम होगा कि बिहार एसटीईटी का एग्ज़ाम जो है 2025 में जो बिहार एसटीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, वो आपको 12 अक्टूबर को संभावित है, ठीक है। तो इसी एग्ज़ाम डेट को देखते हुए हम जो बिहार स्टेट पेपर 1 का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, उस क्वेश्चन को आज हम लोग जो है आज से हम लोग सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, उस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी बिहार स्टेट पेपर 1 मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए, ठीक है। आप देख सकते हैं कैमरा पर, यहाँ पर जो है ये एग्ज़ाम डेट 4 सितंबर 2023, ये 4 सितंबर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार स्टेट पेपर 1 मैथ्स का। देख सकते हैं यहाँ पर माध्यमिक मैथ्स शिफ्ट 2 में जो एग्ज़ाम हुआ था आपको 4 सितंबर 2023 को बिहार एसटीईटी का मैथ्स का, वो क्वेश्चन है। हम लोग बारीकी से सारे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा से तैयारी हो जाएगा इस चीज़ का, ठीक है। देखिए, तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है आपको कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का मौसा है। आपको मालूम होगा कि अभाज्य वे संख्या होती है जिनके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, एक स्वयं और एक वन। यानी कि अभाज्य संख्या वह होती है जिसके दो गुणनखंड होते हैं, एक वे स्वयं और एक वो एक, है ना। और यौगिक वह संख्या होती है जिसके एक से अधिक गुणनखंड होते हैं। सबसे छोटी यौगिक संख्या की बात करेंगे तो वो 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसका हमें मौसा निकालना है। मान लीजिए हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी यौगिक संख्या की बात करेंगे तो 4 है। इसका अगर हम मौसा निकालेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, तो यानी कि एचसीएफ यानी कि मौसा इसका कितना आ जाएगा, तो एचसीएफ आपको यहाँ पर आ जाएगा 2 आने वाला है, ठीक है। एचसीएफ कितना आ गया 2, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहीं पर है आपका कि निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। गुणनफल की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा, देखिए परिमेय संख्या वह होता है जिसका रूट पूरा पूरा टूट जाता है, यानी अर्थात जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें रूट 2 गुने रूट 3 है, ये आपका अपरिमेय संख्या है। रूट 9 गुने रूट 5, यहाँ रूट 9 का तो वर्गमूल 3 हो जाएगा, रूट खुल जाएगा, लेकिन रूट 5 का नहीं खुलेगा। इसको देखिएगा तो रूट 27, ऑप्शन सी को अगर देखिएगा तो ऑप्शन सी में है आपको रूट 27 गुने रूट 3 है। अगर आप रूट 27 का देखिएगा तो रूट 27 में आपको जो है रूट 27 को आप लिख सकते हैं 9 गुने 3 गुना में रूट 3। तो आपको यहाँ 9 का वर्गमूल 3 होगा, रूट में 3 बचेगा, गुना में रूट 3 बचेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि 3 गुना में 2 रूट 3 का गुना जब होता है तो 3 होता है, तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो सी है यही एक परिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो परिमेय संख्याओं का मौसा और लौसा बराबर है तो संख्याएं अवश्य ही होगी। दो परिमेय संख्या का याद रखिएगा, अगर मौसा और लौसा बराबर होगी तो वो संख्या अवश्य ही समान होगी। देख लीजिए, जैसे अगर हम दो संख्या 4,4 ले लेते हैं, इसका अगर आप मौसा निकालिएगा तो मौसा आएगा कितना, तो मौसा आपको आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा 4, एचसीएफ 4 आएगा। और दो संख्या 4,4 का अगर एलसीएम भी निकालिएगा लौसा तो वो भी आपका 4 आएगा। यानी कि कह रहा था क्वेश्चन में कि दो परिमेय संख्या का मौसा लौसा बराबर है, मौसा और लौसा बराबर है तो जरूर है कि वो दोनों संख्या समान होगी, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोनों संख्या आपस में क्या होगी, तो समान होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो 6/15 का दशमलव प्रसार आपको मालूम होगा, शायद 10वां क्लास में 9th क्लास में पढ़ाई होता है। दशमलव प्रसार उसी का शांत होता है। एक तो पहला तरीका है कि आप भाग दे करके देख सकते हैं, बट वो बहुत ही लंबी विभाजन प्रक्रिया है। आप इसको जो है 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 और 15 को लिख सकते हैं आप 3 गुने 5। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, नीचे 2, यहाँ पर जो है 5 को आप रहने दीजिए
और पीछे 2 के पावर आप 0 लगा के लिख सकते हैं। तो ये जो है आप p बट्टा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m इस रूप में आ गया। अगर इस रूप में आ जाता है तो उसका परिमेय से उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, अर्थात इसका आंसर शांत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इस रूप में नहीं आता है, 2 5 के अलावे कुछ और आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो शांत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, कहता है पाई बाय 2 कैसी संख्या है। तो पाई बाय 2 की अगर आप बात कीजिएगा तो पाई बाय 2 हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, आपको पता होगा। चलिए अब हम लोग छठा, तो पचमा में था आपका पाई बाय 2 कैसी संख्या है। तो पाई बाय 2 आपका परिमेय संख्या है। तो पाई बाय 2 आप कह सकते हैं कि पाई बाय 2 अपरिमेय संख्या है, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। छठा नंबर प्रश्न क्या है आपका, कहता है 0.12112111 मतलब 4 × 2 1। इस प्रकार से जब भी संख्या जाता है तो वह संख्या आपका अपरिमेय होता है। देखिए ना, ये पहले 1 1 था, फिर 2 गो 1 था, फिर 3 गो 1 था, फिर 4 गो। इस तरह से जब संख्या मतलब एक के बाद एक सेम संख्या का पुनरावृत्ति होते जाता है, ज्यादा बढ़ते जाता है, तो हम ये सब किसी भी हाल में ये परिमेय नहीं होता है, ये आपका अपरिमेय हो जाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 8 देखते हैं हम लोग क्या है। 7 नंबर देख लेते हैं पहले। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय है। विजातीय समजातीय होता है। समजातीय का मतलब होता है कि सभी एक समान। विजातीय का मतलब है कि सभी ऑप्शन सेम होगा और एक कोई ऑप्शन होगा जो सबसे अलग होगा, जिसे हम विजातीय कहेंगे। अब देखिए ये 3/5 परिमेय संख्या है। √16/4 को देखिएगा तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, नीचे में 4 हो, मतलब 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो ये भी एक तरह से आपका क्या है, परिमेय संख्या ही है। ऑप्शन डी को देखिएगा तो ये भी परिमेय है, लेकिन ऑप्शन जो सी है ये आपका अपरिमेय संख्या है, अर्थात ये विजातीय पद है। ठीक है, अब हम लोग 8वां नंबर, चलिए 8वां नंबर प्रश्न है, पाई किस प्रकार की संख्या है। तो पाई इस दुनिया को पता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन कहता है दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। दो गो क्रमिक, क्रमिक का मतलब क्रम के अनुसार दो एकदम लगातार सम संख्या हम लेंगे। मान लीजिए हम ले लिए एग्जाम्पल में 2 और 4। इसका जब मौसा निकालेंगे तो इसका मौसा हो जाएगा आपका एचसीएफ जो हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। चलिए 10 नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल क्या होगा। भाज्य, सबसे छोटी अभाज्य का मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है आपको 2, और सबसे छोटी भाज्य बोला, अभाज्य वह संख्या होता है जिसके सिर्फ 2 गुणनफल हो। और भाज्य संख्या कह दे कि यौगिक संख्या कह दे कि संयुक्त संख्या कह दे, ये तीनों एक ही चीज है। भाज्य संख्या कहे कि यौगिक संख्या कहे, इसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है और सबसे पहला ऐसा संख्या 4 होता है। तो उसी इसी दोनों संख्या का हमसे गुणनफल पूछा है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हमसे पूछा है भाज्य ए भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में शेषफल आर के लिए कौन सा संबंध सही है। आपको मालूम होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो 10th में पढ़ाई होता है, वहाँ हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ और जहाँ यहाँ पर याद करते हैं कि 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी, ये कंडीशन आप याद करते हैं। तो देखिए 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी किस ऑप्शन में है, तो 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी आपका ऑप्शन नंबर सी में है। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यहाँ 0 लेस देन इक्वल आर होता है, अब बी के पीछे केवल लेस देन होता है, इक्वल नहीं होता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12-13 की तरफ। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है 2/3 गुने 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार कौन सा है। यहाँ दशमलव प्रसार शांत अशांत की बात नहीं किया है, बस सीधे पूछ लिया दशमलव प्रसार होगा कौन सा। तो देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो 2 के पावर 3 है, और बट्टे में 2 के पावर 3 है, और गुने 5 के पावर 2 है। आपको 2 के पावर 3 से 2 के पावर 3 कट जाएगा, तो फाइनली बचेगा 1/5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। आप यहाँ पर क्या कीजिए, 25 को 4 से गुना कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, तो 4 से ऊपर भी गुना कीजिए, फाइनल आपको आएगा 4/100। जब 100 से 4 में भाग दीजिएगा तो आएगा 0.04,
जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 5.233 है एक। तो 5.233 का क्या मतलब, यहाँ पर जो है आपको 5.2 तो है और 3 पर रेकरिंग आप कह सकते हैं, यानी 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार की संख्या जो है परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। आप 9th में खूब बेहतर ढंग से पढ़े होंगे। तो ये एकदम ये बिल्कुल आपको परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसको 14 नंबर को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा। बात रहा अगर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का, तो आपको ज्ञात होगा यहाँ पर अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यहाँ पर बीटा आ जाएगा प्लस अल्फा आ जाएगा। तो आपको मालूम होगा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, और नीचे अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। तो यहाँ से a से a कट जाएगा, तो फाइनल आपके पास यहाँ क्या बचेगा, तो फाइनल आपके पास यहाँ बचेगा -b/c। तो माइनस बी का क्या मतलब, यहाँ b का वैल्यू कितना है आपके पास, तो b का वैल्यू है आपके पास यहाँ पर x का गुणांक 1। तो माइनस है तो -1 लिख दीजिए, और c का गुणांक भी आपका 1 है, यानी इसका लास्ट में फाइनल आंसर हो जाएगा -1। तो -1 किस ऑप्शन में है, चलते हम लोग देखते हैं कि -1 14 के किस ऑप्शन में है। 14 नंबर क्वेश्चन के देखिएगा तो -1 सी ऑप्शन में है, तो यही क्वेश्चन यही और इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बहुपद इतना के शून्यक निम्नलिखित में कौन सा है। देखिए क्या दिया है, बहुपद बहुपद दिया है। शून्यक का मतलब होता है आप उसको क्या कीजिए, शून्य के बराबर कर लीजिए, 0 के बराबर कर लीजिए। तो यहाँ से 9x² बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ से अगर x² कीजिएगा तो 4 हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ से x निकालिएगा तो हो जाएगा ±√4/9। ठीक है, तो यहाँ से अब x का वैल्यू हो जाएगा +-4 का वर्गमूल 2/9, यानी सॉरी 9 का वर्गमूल 3। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगा 2/3 और एक आ जाएगा -2/3, यानी 2/3 -2/3 ऑप्शन नंबर ए में है। यही 15 नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए अब 16 नंबर पर बढ़ते हैं। बहुपद इतना के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल आपको पता होगा, एक शून्यक अल्फा दूसरा शून्यक बीटा, तो शून्यकों का योगफल होता है -b/a। तो माइनस बी का गुणांक यहाँ है -5/a का गुणांक है आपका, यानी x² का गुणांक है 3, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फाइनल आंसर हो जाएगा 5/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, x² बराबर 4 का हल समुच्च निम्नलिखित में कौन सा होगा। देखिए x² बराबर अगर 4 है तो x बराबर हो जाएगा ±√4, तो यहाँ पर हो जाएगा +-2। और बात रहा कि हल समुच्च में हल पूछा है, तो समुच्च को पता होगा, 11th क्लास में आप पढ़े होंगे कि माध्यम कोष्ठ के बीच लिखा जाता है। तो एक हो जाएगा +2 और एक हो जाएगा -2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 के देखते हैं ऑप्शन में कौन सा बहुपद नहीं है। देखिए 18 का ऑप्शन ये सारा है। देखिए बहुपद वह संख्या होता है जिसमें चर का घात आपको पूर्ण संख्या होना चाहिए। आप याद कर लीजिए कि बहुपद वह संख्या होता है, बहुपद वह होता है जिसके चर का घात
पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का क्या मतलब? पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से अनंत तक। तो बहुपद वह संख्या होगा जिसमें चर का घात क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। तो आपसे पूछा है कौन बहुपद नहीं है? चर का मतलब x वाला। देखिए यहाँ पर x का पावर 2 है, पूर्ण संख्या है, x का पावर 1 है, पूर्ण संख्या है, अर्थात ये बहुपद है। आपसे पूछा है कौन बहुपद नहीं है? इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है यानी x का पावर 2 है, ये भी पूर्ण संख्या है। यहाँ x के पावर 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है। यहाँ अगर आप देखिएगा तो यहाँ इसका मतलब हो गया कि आप लिख सकते हैं x प्लस 1/x, यहाँ पर पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाला पावर क्या पूर्ण संख्या होता है? नहीं होता है, अर्थात ये बहुपद नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? देखिए इतना इतना के दो शून्यक 7√7 और -√7 हो तो तीसरा शून्य क्या होगा? तीसरा शून्यक वही होगा जिस वैल्यू पर, ऑप्शन से आप पुट कर लीजिए नहीं तो थोड़ा लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन। ऑप्शन वाला वैल्यू हम पुट करके देखेंगे, जिस वैल्यू पर इसका वैल्यू अगर 0 हो जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। निर्घात बहुपद है तो आपको 3 शून्यक होगा, ये तो सबको पता है। द्विघात बहुपद होगा तो 2 शून्यक होगा, और जितने घात का बहुपद होगा उतना शून्यक होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 शून्यक तो दिया गया है और तीसरा शून्यक नहीं पता है। शून्य का मतलब शून्य के बराबर कर लेंगे। तो इसमें कौन सी वैल्यू इसमें से डालें कि ये शून्य के बराबर हो जाएगा? तो -1 अगर आप रखिएगा, x बराबर अगर आप -1 रखिएगा तो आप देखिएगा कि -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -7 गुने -1 और -7। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये -1 आएगा, ये +1 आएगा, ये +7, ये -7, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, सब कट गया। क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब इसका एक शून्य क्या होगा? तीसरा शून्य -1 होगा। क्लियर है क्या? अब देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 21 ये सब क्या है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद इतना का मूल एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होगा? सबसे पहले तो बहुपद दिया है आपको k² + 4 इंटू x² -13x, माइनस कितना है? 13x है। माइनस में कितना है आपको? माइनस है कि प्लस है यहाँ पता नहीं चल रहा है, देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, प्लस है। k² + 4 इंटू x² प्लस यहाँ पर जो है आपको 13x है। कितना है? 13x है, प्लस 4k है। ठीक है, प्लस 4k। यहाँ से अगर आप देखिएगा तो a का गुणांक होगा x² + 4, b का गुणांक k² + 4, b का गुणांक होगा आपको 13 और c का गुणांक होगा 4k। ठीक है, कहता है दोनों मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम है। मूल अगर व्युत्क्रम है इसका क्या मतलब? मान लेते हैं हम एगो मूल a है तो दूसरा मूल a 1/a हो जाएगा, यानी मूल व्युत्क्रम है, एक दूसरे का उल्टा है। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है कि अगर आप यहाँ शून्य को का योग गुणनफल निकालिएगा a गुने 1/a, तो ये होता है क्या? शून्य को का गुणनफल c/a। तो यहाँ a से a कट जाएगा तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो a को 1 से गुना कीजिएगा तो a, अर्थात यहाँ से निकल के आएगा c बराबर a। तो c बराबर a निकल के आता है। इस तरह से जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो c a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो a के जगह आपको यहाँ पर क्या था? तो a के जगह आपको क्या था यहाँ पर? तो a के जगह था k² + 4, k² + 4 बराबर में होगा आपको c। तो c का मान कितना है? 4k है। तो आप सबको एक तरफ कर लीजिए, k² + 4 -4k हो जाएगा यहाँ पर, और +4 बराबर में क्या आएगा? 0। जब इसको आप गुणनखंड कीजिएगा तो k² -2k + 4 बराबर क्या निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप k कॉमन लीजिएगा तो k -2 होगा, -2 कॉमन लीजिएगा तो k -2 बराबर 0। इस तरह से k का मान यहाँ से आएगा 2,2। तो k का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर।
कहता है बहुपद इतना में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणामी बहुपद एक का एक शून्य 3 हो जाए। ये शून्य ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इतना में क्या जोड़ा जाए कि शून्य का 3 हो जाए। शून्य का क्या मतलब, शून्य का मतलब वो शून्य के बराबर हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि इतना में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसमें हम p जोड़ते हैं तो वो शून्य बन जाता है 0 के बराबर। ठीक, एक शून्य 3 का मतलब है कि यहाँ x का मान हम 3 पुट करेंगे। x का मान कितना पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर -5 × 3 प्लस 4 प्लस p बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हो जाएगा 3 तिया 9 -5 तिया 15 प्लस 4 प्लस p बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 9 4 13, 13 में से 15 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 प्लस p बराबर 0। तो यहाँ से p का वैल्यू आपको निकल के आएगा, उधर चल जाएगा -2 प्लस 2, यानी आपको कितना जोड़ना होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा है आपसे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो दोनों समीकरण क्या होगी। देखिए संगत दो ही स्थिति में हो, संगत दो चर वाले रैखिक समीकरण का 3 कंडीशन होता है, उसमें संगत दो ही स्थिति में होता है। एक तो संगत तब होगा जब उसके अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे अर्थात ग्राफ संपाती होंगे, ग्राफ संपाती होंगे तो भी संगत होंगे। उसके बाद प्रतिच्छेदी होंगे तो भी संगत होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, अर्थात संग प्रतिच्छेदी भी होगा और संपाती भी होगा, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा प्रतिच्छेदी या संपाती। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिच्छेदी या संपाती, ये आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल ये राइट है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए जब आपको यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस स्थिति में एक हल होता है, क्या होता है, एक हल होता है और युग्म क्या होता है, यहाँ पर अविरोधी होता है। युग्म क्या होता है, अविरोधी होता है और साथ में क्या होता है, संगत होता है। अविरोधी होता है, संगत होता है और ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। बात समझ गए, तो ग्राफ इसी स्थिति में क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है और संगत होता है। और संगत एक किस स्थिति में होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर हो जाता है c1/c2, तब अनगिनत हल होता है। हल कितना होता है, अनगिनत हल हो जाता है। उसके बाद संगत होता है और ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ संपाती होता है, याद रखिएगा। और तीसरा कंडीशन होता है कि जब a1/a2 तो होगा, b1/b2 भी होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2, का कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा और ग्राफ समांतर रेखा में होता है। समझ गए बात। तो ये 3 कंडीशन था यहाँ से। और क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहा, यदि बहुपद इतना के शून्य एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। फिर से वही बात है, एक दूसरे का व्युत्क्रम की बात कर रहे हैं। व्युत्क्रम के लिए अभी हम बताए थे कि एक शून्य का अगर a है तो दूसरा शून्य को 1/a होगा। इस कंडीशन में हमने बताया अगर शून्य को का गुणनफल निकालोगे तो c/a हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर c हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, c। तो यहाँ से आप निकालिएगा तो यहाँ a का गुणांक, a यानी x² का गुणांक 1 बराबर में c यानी कि -b। तो यहाँ से b का मान जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। तो इस तरह से 23 नंबर तक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। और 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समीकरण युग्म इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0 का हल क्या होगा यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा होता है तो केवल एक हल होता है और इसी को बोला जाता है अद्वितीय हल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ये हम आपको पीछे क्वेश्चन में बताए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 और 26 देखिए। 25 क्या कहता है कि समीकरण इतना के लिए x बराबर 1 y बराबर 2 तो a का मान क्या होगा, बताइए। समीकरण 4x है तो x की जगह 1 रखिए, प्लस 3y है तो y की जगह 2 रखिए,
बराबर ए होगा, तो यहाँ से होगा 4 प्लस 3 दूनी 6 बराबर ए। तो फाइनली ए का मान आ जाएगा 6 4 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, समीकरण युग्म आश्रित कहलाता है यदि उसके हल अनगिनत हो। आश्रित कब कहलाएगा? जब उसके हल क्या होंगे? अनगिनत होंगे। चलिए उसके बाद हम लोग 27 को देखते हैं। 27 क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समीकरण निकाय इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0 का अनगिनत हल होगा। अनगिनत तब होगा जब आपको a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबरी होगा c1 बाई c2, तब अनगिनत हल होगा। ग्राफ संपाती होगा, युग्म आश्रित होगा और संगत। ठीक है, इतना बात होता है। तो ये ऑप्शन में तो नहीं है, ये भी नहीं है, सी ऑप्शन में हो सकता है होगा। चलिए हम लोग देखते हैं सी ऑप्शन में क्या दिया है। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो सी ऑप्शन में आपको दिया है अनगिनत हल तब होगा जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग 28 नंबर देखेंगे। सरल रेखा इतना का आलेख y अक्ष जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु है। y अक्ष, पहली बात तो y अक्ष पर कोई बिंदु अगर काटेगा, ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। y अक्ष पर कोई बिंदु काटेगा तो x का मान 0 होगा और y का मान होगा। तो y का मान होगा, तो पहली बात तो आप समझिए कि y का मान इसमें 0 है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें y का मान 0 है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए को अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि जब y का मान 0 रखिएगा इसमें तो आपको जो है यहाँ पर 0, y होगा। इसका ये मतलब है कि आप रख सकते हैं इस समीकरण में x की जगह 0 प्लस 3y बराबर में 6। तो 3y बराबर यहाँ से 6 आएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 3 दूनी के 6, यानी कि यहाँ से 0, 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर, समीकरण इतना x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु। अब x अक्ष पर काट रहा है, अगर x अक्ष पर कहीं भी काटेगा तो x का मान होगा, लेकिन y का मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो आप y का मान इस समीकरण में 0 रखिए। 2x माइनस 3 गुने 0 बराबर 6, तो 2x बराबर 6 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? x का मान 3 आ जाएगा। तो 3,0 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुपद इतना से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? देखिए अक्सर इस क्वेश्चन में आपको ये देना चाहिए कि बहुपद इतना से किसको भाग देना है, वो चीज देना चाहिए। तो वो नहीं दिया है। अगर वो चीज क्लियर नहीं किया है तो आपको जो दिया है उसको उसी बहुपद से भाग भी देना होता है, ऐसा नियम है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुपद इतना से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, किसमें भाग देना है, ये चीज नहीं दिया है। तो आप उसी बहुपद को उसी से भाग दीजिए, तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेषफल आपको क्या आएगा? तो शेष आएगा आपको 0। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो में हम लोग तो यहीं तक रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट में हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन से आगे जितने भी है 100 नंबर तक प्रश्न है मैथ का, उसके बाद आपका पैडागोजी है, तो पैडागोजी भी करवाएंगे आपको। तो वीडियो को आप लोग जब अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा अच्छा सा कि आपको यह क्लास कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए और वो भी स्टेट का एग्जाम अच्छे से पास कर जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।